हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ऑप्टिमाइजर्स के बारे में, खास करके मैं फोकस कर रहा था ईएमए को लेकर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमारे डिस्कशन में ये निकल कर आया ईएमए को लेकर, आपको पुराने ग्रेडियंट्स जो कैलकुलेट हुए हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कारण है, कल बताया मैंने, आज फिर रिकॉल करूंगा। बात यह है कि न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि लेयर्ड आर्किटेक्चर है, उस पे न्यूरॉन है, न्यूरॉन को आपने वेट असाइन करा, इनपुट दिया एंड फीड फॉरवर्ड हुआ, कुछ रिजल्ट आया, एरर आया, बैक ट्रैकिंग आपने करना शुरू करी। तो बैक ट्रैकिंग में आप वेट एडजस्ट करने वाली बात करते हो, ये वाला टास्क आपको परफॉर्म करना है बैक ट्रैकिंग में। तो उसमें ये ग्रेडेंट निकाला जाएगा लॉस का विद रिस्पेक्ट टू वेट। अब पूरा जो कंसर्न है वो इसी पर आकर फोकस हो गया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी पॉइंट से शुरू करते हो, ओके, तो फ्लक्चुएशंस होते हुए ये अपने मिनिमा पर पहुंचता है। ठीक है, जिसमें यदि ध्यान दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल तो वही रहा। ठीक है, मतलब आप ये देखें, एक ही लाइन में मुझे मिल रहा है वर्टिकल ऑसिलेशंस हुए हैं, और जितने ज्यादा ऑसिलेशंस होंगे उतनी अनसर्टेनिटी है मेरे एडजस्टमेंट को लेकर वेट के। ये कल के लेक्चर में मेरी बात हुई है आपसे। इन्हीं ऑसिलेशंस को कम करना है, ये आपसे कहा गया। तो आप कम करेंगे तभी जाकर रिलायबल ग्रेडियंट्स की बात होगी, और यदि ग्रेडियंट्स रिलायबल होंगे तो जो वेट निकालना है मुझे डब्ल्यू डैश वो सही निकलेगा। ठीक है, आप हर जगह देखें इसी तरीके का डायग्राम बना हुआ है। और जब हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं ना, तब भी आपको लॉस में चेंज आता है नजर। ठीक है, एंड क्योंकि आप यदि रिग्रेशन कर रहे हो तो एमएससी करते हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हो, ये लॉस फंक्शंस हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि लॉस कम हो, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आप जैसे इन फ्लक्चुएशन को देखें तो उससे ये पता चल रहा है कि जो वेट एडजस्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसा उन्हें होना चाहिए। तो हुआ ये कि गाइडेंस नहीं मिला उन्हें जिसकी आवश्यकता थी। आपको ए- एक गोल को रीच करना है, आपको एक गोल अचीव करना है, बिना प्रॉपर गाइडेंस के उस गोल को अचीव करना ये, ठीक है, आसान नहीं होगा। आप जब ग्रेडेंट डिसेंट की बात करते हो, ठीक है, यहां यही हुआ है, ग्रेडेंट डिसेंट निकाला है पॉइंट पर, और मैंने हर एक पॉइंट पर इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लर्निंग रेट है, ये कंट्रोल करेगा कि कितना वेट में एडजस्टमेंट होने हैं, ये कंट्रोल करेगा। ये पुराना वेट है और ये आपका लॉस फंक्शन है जो किसी पॉइंट पर निकलेगा। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो कोई गाइडेंस नहीं है, आप ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? इसके लिए आपने मोमेंटम बेस्ड एल्गोरिदम
नेस्ट्रो बेस एल्गोरिदम, एडा ग्रिड, एडा डेल्टा एंड आरएमएस प्रॉप, इनके बारे में एक लाइट डिस्कशन किया है। ठीक है, जहां पर ये कहा गया कि भाई हम इसको गाइडेंस देंगे, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, और कैसे देंगे हम इनको गाइडेंस? हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, ईएमए का इस्तेमाल करेंगे। तो ईएमए ये खास करके टाइम सीरीज के अंदर मेरा कल ही आपसे डिस्कशन हुआ, ये उसका सब्जेक्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट है टाइम सीरीज का, जहां पर आपको ट्रेंड निकालना रहता है। ठीक है, ट्रेंड निकालना रहता है कि वैल्यू दे रखी है और टाइम दे रखा है। आज की डेट में ये वैल्यू थी, कल की डेट में ये वैल्यू थी, एंड देन सो ऑन। तो अगला क्या वैल्यू हो सकती है? वी आर गोइंग टू टेक द एवरेज। तो ईएमए, that is exponential moving average, is going to take the average of the recent values and less weightage will be given to the outdated values। जो पहले हो चुकी है उनको कम प्राथमिकता दें, जो अभी नई नई है उनको ज्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होगा। एक सिंपल मूविंग एवरेज भी होता है, उसमें ये कहा जाता है कि सबको बराबर का इंपॉर्टेंस दिया जाए, यानी जितनी भी प्रीवियस वैल्यूज हो चुकी हैं उन सबका एवरेज ले लिया जाए, तो वो नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्टेड हो सकती है मेरी। ठीक है, तो टेकिंग एवरेज इज जस्ट ए चांस, इट्स अ केस, मतलब जो हम प्रिडिक्शन के लिए आपकी प्रीवियस अल्गोरिथम्स में भी ये कर चुके हैं। ठीक है, एवरेज लेकर बोलना, जैसे आपने एक्जी बूस्ट करा था, चाहे रैंडम फॉरेस्ट हो। ठीक है, तो वहां पर ये कहा गया कि जो प्रिडिक्शन है, लेट अस अज्यूम, खास करके एक्जी बूस्ट एल्गोरिदम है, ये कहा गया था कि लेट अस सपोज जो प्रिडिक्शन है वो आपकी ये एवरेज ऑफ ऑल है। फिर आपने इस प्रिडिक्शन को एक्चुअल वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करके एरर निकाला एंड देन यू डिड फर्दर अदर थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ ये ईएमए यही बता रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यही बता रहा है कि जो रिसेंट अपनी 10 वैल्यूज गई हैं, जो ग्रेडियंट्स आए हैं, उनको कंसिडर कर लो आप। आपने ये जो अल्गोरिदम लिखी, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट की फॉर्मूला बेस्ड यदि मैं कहूँ, तो यहाँ कोई प्रीवियस ग्रेडियंट का कंसीडरेशन नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। से पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो लॉस का हमने वेट के साथ डिफ्रेंसिएशन करा है पार्शियल, जो भी वैल्यू आ रही है उसको ये अल्फा से मल्टीप्लाई करो, वेट में से माइनस करो, वो नया वेट होगा, इतनी ही बात थी बस। बट ये जो इशू हमें रहता है कि कन्वर्ज करना प्रॉपरली, स्मूथ कन्वर्जेंस एंड स्पीडली कन्वर्जेंस, ये अचीव नहीं हो रहा सिर्फ इतने ही काम कर देने से। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमने कहा कि आप क्या करें, प्रीवियस ट्रेंड को भी कंसिडर करें, और मोमेंटम में हमने वेलोसिटी या मोमेंटम एज अ पैरामीटर वहां पर इंक्लूड करवाया, बीटा भी दिया। ठीक है, बीटा भी इंक्लूड करा अपन ने, मोमेंटम कोएफिशिएंट के नाम से बीटा चलता है, तो आपने बीटा भी लिया। ओके, और जो है कल की क्लास में पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका, ठीक, वो आपने परफॉर्म करा। ओके, तो भाई ऑप्टिमाइजेशन करना है और स्मूथ आपको पहुंचना है मिनिमा तक, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आपकी जो करंट ऑप्टिमाइजर्स हैं वो फॉलो कर रही हैं। ठीक है, चलिए, मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड और इसके बारे में कहना चाहूंगा। ठीक है, फाइन। तो भाई क्या इंस्टीट्यूशन था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पीछे, यही आप कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी आपसे मैंने कहा कि ऑसिलेशन होते हैं, है ना? आपका जो इनिशियल पोजीशन है, उस पोजीशन को फॉलो करते हुए आपको अपनी नेक्स्ट पोजीशन पर आना है, देन टू द नेक्स्ट पोजीशन पर आना है, देन टू द नेक्स्ट पोजीशन पर आना है, एंड सो ऑन, आपको मिनिमा निकालना है।
ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू रीच। सो देयर आर ऑसिलेशंस। ओके, और क्यों, किस लिए कहा गया, आप यदि ऐसा बनाइए, ठीक है, तो डाउनहिल वाली बात करते हैं वो, पहले यहाँ कूदा, फिर पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ से वो यहाँ आया, यहाँ से वो हो सकता है यहाँ चला जाए, यहाँ से टकरा कर वापस इधर आ जाए, टकराने के बाद फिर वापस इधर चले जाए, फिर कुछ भी, दैट मीन्स देयर आर सर्टेनली ऑसिलेशंस, ये होते हैं। ठीक है, और ये फिर डाउनहिल आने की बात करेगा। ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, जंप कर रहा है, जो भी आप कहें। ओके, तो आपसे कल यही कहा गया था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑसिलेशन होते हैं, और हॉरिजॉन्टल तो चलो ठीक है, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहा हूं तो मेरे को एक बिल्कुल ये सीधी लाइन मिल रही है। वर्टिकल ऑसिलेशन ज्यादा होना ये प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, वो स्मूथ होना चाहिए, वो भी कम होना चाहिए, इतने जंप्स नहीं होना चाहिए। इससे ही ये क्लियर होगा कि मेरा मॉडल ठीक तरीके से इसके पैरामीटर एडजस्ट हो रहे हैं और मॉडल लर्न कर रहा है, ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है। ठीक है, तभी समझ पाएंगे अपन। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन का मतलब क्या है? इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑप्टिमाइजर इट रिफर्स टू द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है, बैक एंड फोर्थ होना, ये अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। और ऑब्वियसली मिनिमा की सर्च है, हमें इसकी तलाश है। तलाश, मैंने वही कहा ना आपको, आपका गोल क्या है? लॉस को कम करना, यानी लॉस को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ा। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपने अपना जो है लक्ष्य लिया, गोल लिया कि यार कम पे कम करूंगा मैं इसको, लॉस को। ठीक है, तो मुझे अभी जिस पोजीशन पर हूँ वो एक हाइट है, और यहाँ पर लॉस ज़्यादा है, अब मुझे नीचे जाना है, तो एकदम से भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है अभी पहुँचने के लिए कि डायरेक्ट जंप कर जाऊँ, इतना लर्निंग रेट भी नहीं है मेरे पास। तो भाई मैं धीरे धीरे करके अपने आप को एडजस्ट करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट अचीविंग गोल इज अ वन डे टास्क, यू हैव टू लर्न इन स्टेप्स। डे वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप पहुंच पाओगे। तो ये कह रहा है कि फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो आपकी एज पर द लर्निंग रेट है, वो आपकी बताती है हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन। और इसमें क्या होता है, फास्ट चेंजेस में ये है कि रैपिड एडजस्टमेंट होंगे। लार्जर स्टेप्स लोगे तो भाई आप ओवर शूटिंग हो जाएगी। ठीक है, आप मतलब किसी पोजीशन से और अगली बहुत नेक्स्ट लेवल वाली पोजीशन पर आ जाओ तो वो भी सही नहीं है। तो ऐसे में अनस्टेबल कन्वर्जेंस होगा आपका। ठीक है, यदि ये ऊपर वाली बातें करते तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कैन लीड टू अनस्टेबल कन्वर्जेंस। इसलिए हम चाहते हैं भैया आराम से चल, धीरे धीरे चल, आगे बढ़, ठीक है, लेकिन आराम से चल। ठीक है, वेयर द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस स्ट्रगल टू कन्वर्ज, स्लो कन्वर्जेंस यानी एक्सेसिव ऑसिलेशन ज्यादा होंगे तो भी आगे पीछे यदि आप जो है वो अपनी पोजीशन के अबाउट या ऑसिलेट करते रहे तो फिर धीरे बहुत लेट पहुंचोगे। ठीक है, तो एक सही व्यवस्थित तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है, तो जाकर आप पहुंच पाओगे। तो ये तो हॉरिजॉन्टल की बात हुई, आगे बढ़ने वाली बात हुई। एक वर्टिकल ऑसिलेशन भी होता है। ऑन द अदर हैंड वर्टिकल ऑसिलेशन मींस अप एंड डाउन मूवमेंट of the optimization process about the vertical axis of the loss landscape। ऐसे ऑब्जर्व जो है that will help in adjustment of the parameter values in response to the change of the gradient direction। ठीक है, ग्रेडियंट का डायरेक्शन बदलेगा, ये बात पता नहीं किसी ने ध्यान में डाली या नहीं डाली, इतना ही कह देना कि ग्रेडियंट निकाला जाता है। आप ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का डायरेक्शन, ये फिर ये कुछ डायरेक्शन, ये कुछ डायरेक्शन, ये कुछ डायरेक्शन, यदि पॉइंट यहाँ होगा ये डायरेक्शन, तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन बदल रही है। यही डायरेक्शन बदलने का, और आप मूवमेंट कर रहे हो तो मूवमेंट वो एक वेक्टर डायरेक्शन है ना, वेक्टर है वो। ठीक है, तभी आपसे ऑसिलेशन वाली बात कही कि यदि आप इसके कंपोनेंट बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे इस तरीके से। अब वो ऐसा कोई बात नहीं कर रहा कि चलो ये एंगल थीटा ले लिया, और इतना इतनी कोई डिटेल में या डेप्थ में जा नहीं रहा है वो बात, सिर्फ इतना कह रहा है कि यार आप डेल एल बाय डेल डब्ल्यू लिखते हो, यही ग्रेडियंट है, और मैं डायरेक्शन बदल रही है मेरी ग्रेडियंट की, तो आप मान के चलो कि हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ, वर्टिकल अप एंड डाउन, और दोनों ही ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो चलो ठीक है आगे बढ़ाएगा, वर्टिकल भी होंगे तो वो रिफर करता है एडजस्टमेंट इन द पैरामीटर्स। और यदि प्रॉपरली पैरामीटर एडजस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये देखिए पैरामीटर में फ्लक्चुएशन हो रहा है ज़्यादा, तो ऑप्टिमाइजेशन में तो मान के चलिए ग्रेडेंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली बदल रहा है वो डायरेक्शन। एंड ऑप्टिमाइजर कैन टेक स्मॉलर स्टेप इन द वर्टिकल डायरेक्शन कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल, एडजस्टिंग द पैरामीटर्स टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। ये अच्छी बात है, यदि वो स्मॉल स्टेप्स ले रहा है तो अच्छी बात है। ज़्यादा फ्लक्चुएशन बड़े बड़े हुए वर्टिकल डायरेक्शन में तो दिक्कत है, यानी कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा पैरामीटर को प्रॉपरली, यानी ग्रेडेंट उठपटांग निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस में ये होगा कि वर्टिकल ऑसिलेशन कैन ऑल्सो स्लो डाउन द ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्रेस। जैसे वर्टिकल जो है वैसे हॉरिजॉन्टल वहां भी ये लफड़ा चल रहा था, यहाँ भी ये लफड़ा चल रहा। दूसरी बात फाइन ट्यूनिंग, यानी वाइल वर्टिकल ऑसिलेशन में स्लो डाउन द कन्वर्जेंस, दैट कैन ऑल्सो हेल्प द ऑप्टिमाइजर फाइन ट्यून द पैरामीटर्स वैल्यूज टू रीच अ मोर प्रिसाइज मिनिमम। फाइन ट्यूनिंग यदि ये कम यदि हो जाता है, मे स्लो डाउन द कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस को कम कर देगा। इट कैन हेल्प द ऑप्टिमाइजर फाइन ट्यून द पैरामीटर्स टू रीच द मोर प्रिसाइज मिनिमम ऑफ द लॉस फंक्शन। अभी फाइन ट्यूनिंग वाली बात है, यानी पैरामीटर एडजस्टमेंट वाली बात है, वहाँ भी आप वेट को ही एडजस्ट करते हो जो ऑलरेडी असाइंड है। फाइन ट्यूनिंग में यही काम होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो बस ये कहा गया है कि कॉन्सिक्वेंसेस किसके कारण क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल के कारण क्या होते हैं और वर्टिकल के कारण क्या होते हैं। तो एक जो कॉन्सिक्वेंसेस है भैया कि सो प्रोग्रेस वाला, वो तो आप देख लीजिए कि क्या इनकी वैल्यू निकल रही है, उससे अपन प्रोग्रेस का अनुमान लगा सकते हैं। बस मेरे को फ्लक्चुएशंस अननेसेसरी नहीं चाहिए, अननेसेसरी जंप्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल में कहा गया है कि जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो भाई आप ये देखें फ्रिक्वेंट डायरेक्शन चेंज करने के कारण फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दें कि पॉइंट कैसे निकल रहे हैं, पॉइंट पर वो ग्रेडेंट कैसे निकल रहा है, ठीक है, वो ध्यान देना पड़ेगा, तो इस प्रकार के फ्लक्चुएशन ना हो, इररिलेवेंट। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल में एक ही जगह पर ही आगे जो है आप टू एंड फ्रो करते रहेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल में भी आपको मूव अहेड करना है, ठीक है, तो आप सही तरीके से जो है अगले पॉइंट को पहुंचते पहुंचते आप जो है अपने लोकल मिनिमा पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लक्चुएशन वाली बात है। तो भाई क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना पड़ती है आपको, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑसिलेशन है ना, इन्हीं का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप लर्निंग रेट देखो कितना क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको एडजस्ट करिए, ठीक है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स को। मोमेंटम इंट्रोड्यूस करिए आप, तो ये अपन ने मोमेंटम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में कर रखा है, मोमेंटम लगा रखा है, ठीक है, ताकि स्मूथ ऑसिलेशन हो। और यही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ईएमए कल पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप और अडेप्टिव मेथड्स का यूज कर सकते हो जहाँ लर्निंग रेट अडेप्टेबल हो, लर्निंग रेट स्थिर ना हो, ठीक है। तो उसमें अपन एडम या आरएमएस प्रॉप या दूसरे एल्गोरिदम्स की बात करेंगे। रेगुलराइजेशन भी अप्लाई करें, यानी आपका जो डेटा है दैट शुड बी उसका हम कह रहे हैं ना बैच नॉर्मलाइजेशन या रेगुलराइजेशन। तो भाई ऐसी स्थिति में आपका डेटा जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो, और यदि जो है वो तो नॉर्मलाइज कहें, यानी ऐसा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर हो। एंड देन फिर उसके बाद हमने कहा कि यदि ओवरफिटिंग हो रही है तो रेगुलराइजेशन लगाओ L1 L2, ठीक है, मतलब पेनल्टी दो। तो रेगुलेशन भी अप्लाई कर सकते हो यदि एक्सेसिव पैरामीटर अपडेट्स हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट पैरामीटर अपडेट हो रहे हैं और मैं स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ L1 या L2 रेगुलराइजेशन लगाओ ताकि पेनल्टी हो, तो भाई आप कन्वर्ज करने में मदद हो, ठीक है। तो ये आप आर्किटेक्चर में चेंज करते हो, बदलाव करते हो, तो जाके समझ में आता है, ठीक है। अब चलो ये तो आपसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बात करी मैंने, ऑसिलेशन की बात करी, ऑप्टिमाइजेशन की ही बात चल रही है अभी। फिर ये कहा गया कि पुराने ग्रेडियंटों को इस्तेमाल करना, पुराने ग्रेडियंटों की क्या आवश्यकता है, उनको क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हो आप जब ये सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट लिखते हो ये, तो इससे आपको कन्वर्जेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपकी जो मोमेंटम बेस्ड है, नेस्ट्रोव है, आरएमएस प्रॉप है, एडम है, इन्होंने पुराने ग्रेडियंटों को लिया, तो क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। तो भाई हमने कहा कि यार एक ट्रेंड एनालिसिस करना है हमें, इसलिए हम लेना चाहते हैं, ठीक है।
तो ग्रेडिएंट यदि हम कहें, यदि हमें स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन करना है तो ग्रेडिएंट ऑफ द लॉस फंक्शन प्रोवाइड्स अ रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो पुराने ग्रेडिएंटों को कंसिडर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनसे हमें जानकारी मिलती है कि किस हिसाब से कामकाज चल रहा है, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट डिसेंट टुवर्ड्स द मिनिमा। तो पुराने ग्रेडिएंट लेंगे, उससे हम जानकारी निकाल लेंगे कि किस डायरेक्शन में आप थे, मिनिमा की जो हमारी पहुंचने की राह है, जो हमारा स्टेप है, वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। However, in practice, the noise and other factors introduce the fluctuation in the gradient estimates. वो तो जो करते हैं वो तो है, वो तो डेटा पॉइंट्स जैसे होंगे, आपकी कर्व की इक्वेशन जैसी होगी, तो ऑब्वियसली बात है राह में मुश्किल तो आनी ही है। लेकिन पुराने ग्रेडियंटों को लेने से मुझे एटलीस्ट एक जानकारी ज़रूर ये रहेगी कि मैं चल कैसा रहा हूँ, मेरी अप्रोच क्या है, तो उनसे जानकारी लेना मेरे को आवश्यक है। दूसरी बात है स्मूथनिंग इफेक्ट, यानी कि इनकॉर्पोरेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस ग्रेडियंट्स एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ स्मूथनिंग, फिल्टरिंग आउट नॉइस एंड इरेगुलरिटीज इन द डेटा और इन द ग्रेडियंट कैलकुलेशन। ठीक है, सो बाय एवरेजिंग, यदि मैं पुराने ग्रेडियंटों को एवरेज कर लूँ कि भाई ये ठीक ठाक थे, इससे मैं मिनिमा तक पहुंच रहा था, इन्हीं को मैं एवरेज कर लूँ या कंबाइन कर लूँ उन ग्रेडियंट को, तो ऑप्टिमाइजर स्टेबल हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, रिलायबल हो सकता है। तो जितने भी आपके चाहे कंप्यूटर विजन के जो नए आर्किटेक्चर बने हों, ठीक है, या आपका ये ऑप्टिमाइजर की बात हो रही हो, सबने आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है, ये कहा है कि भाई मेरे को, क्योंकि सब न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है, मशीन लर्निंग बात तो खत्म हुई है ना, उसका मैटर ओवर हुआ। तो सब न्यूरल बेस्ड है और न्यूरल में यही कलाकारी होना है, वेट एडजस्ट होना है ना। तो वही आपको यदि ट्रेनिंग होना है तो वेट एडजस्ट होना है, ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है, वेट एडजस्टमेंट। और वेट एडजस्टमेंट करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉपर ग्रेडियंट निकलना। और यदि एक बार आपके प्रॉपर ग्रेडियंट निकल गए, इंफॉर्मेशन आपको सही मिल गई, तो भाई वेट भी प्रॉपरली एडजस्ट होंगे। तो मैं योलो 9 पढ़ा रहा था, ठीक है, तो योलो 9 के अंदर उन्होंने कहा, आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है टेक्निक है योलो 9, उसमें उन्होंने कहा कि हम पीजीआई प्रोग्रामेबल ग्रेडियंट इंफॉर्मेशन और जी लैन जनरलाइज्ड एफिशिएंट लेयर्ड आर्किटेक्चर नेटवर्क इसका इस्तेमाल करेंगे। वो क्यों करेंगे, उन्होंने कहा ये आपकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की जो है एल्गोरिदम है, आपका लाइव सेशन भी हो चुका है इस पर, तो वहां भी मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा कि मैटर ये है कि जब आप आर्किटेक्चर बनाते हो, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर ऐसे जोड़ते हो, तो भाई इंफॉर्मेशन लॉस होती है। तो इसके चक्कर में मेरे को ग्रेडियंट प्रॉपर नहीं मिलते। मेरे को आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की जो प्रीवियस टेक्निक है उससे कोई शिकायत नहीं है, सबने अच्छा काम किया है, ठीक है। लेकिन योलो 9 वाले जो आपके ऑथर्स हैं, रिसर्च पेपर इसका निकला, उन्होंने कहा कि हम तो इंफॉर्मेशन लॉस पे काम करेंगे, आप इसे व्यवस्थित कर दो, ऐसा आर्किटेक्चर हम बनाएंगे। यदि ये व्यवस्थित होगा तो ग्रेडियंट रिलायबल निकलेंगे। तो यहां पर आपका जो प्रीवियस ग्रेडियंट्स को कंसिडर करने का लॉजिक है वो यही है कि ट्रू ग्रेडियंट डायरेक्शन और इंफॉर्मेशन, मेरे को रिलायबल ग्रेडियंट निकालना है, यानी वो जो इंफॉर्मेशन है मेरे को जो प्रीवियस ग्रेडियंट निकालने में प्राप्त हुई है उसका मैं यूटिलाइजेशन करना चाह रहा हूं, ताकि मेरे को सही डायरेक्शन मिल सके कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मिनिमा निकालना है। मैं आज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हूँ, वहां पर ग्रेडियंट निकालता हूँ, वहां पर वेट एडजस्ट करता हूँ। अब मैं कहीं किसी और पॉइंट पर हूँ, यदि वहां पर मैं नया ग्रेडियंट निकालता हूँ, नया वेट निकालता हूँ, और मेरे को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पर जाऊंगा, तो भाई ये तो, भाई मैं अपने लक्ष्य पर कैसे, ठीक है, कन्वर्जेंस में मेरे को टाइम लगेगा, मेरे पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मेरे को प्रीवियस इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी कारण मैं प्रीवियस ग्रेडियंट्स को ले रहा हूँ। वो भी प्रीवियस में उन्होंने ये कहा, ईएमए के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि प्रीवियस ज्यादा ज्यादा पुराने नहीं, तुम एक काम कर लो, पुराने 10 ग्रेडियंट की हिस्ट्री रख लो तुम अपने पास, उनकी जानकारी रखो अपने पास, ठीक है। उससे ही आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और अब कहाँ और जाना है, अपन सही स्थिति में है या नहीं। तो ईएमए होता है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्रीवियस आपने इसमें लिया भी है, बीटा की वैल्यू कल आपके सामने वो डेरिवेशन भी करा था, बीटा
जो है, मतलब आप लेते हो बीटा और टी, है ना, तो टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू यदि 0.9 लोगे तो मेरे को 10 टाइम स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, यदि बीटा की वैल्यू 0.9 लेते हो तो। ठीक है, तो 10 टाइम स्टेप्स जो प्रीवियस अपने गए हैं उनको आप कंसिडर कर लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आ जाएगा। और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस होना, ठीक है, वी रिक्वायर द कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, सो विद द स्मूथर एस्टिमेट ऑफ द ग्रेडियंट द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कैन बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये होता रहेगा। एडाप्टिव एडजस्टमेंट है, यानी लर्निंग रेट को भी आप अडाप्ट करोगे। खैर अभी तो यहाँ मोमेंटम में तो मोमेंटम नहीं बोला, ठीक है, लेकिन आगे जैसे अल्गोरिदम्स हैं उसमें लर्निंग रेट को भी एडजस्ट करने की बात जो है वो कर रहे हैं। तो मोमेंटम एंड अडाप्टिव लर्निंग रेट्स कैन ऑल्सो हेल्प इन द ग्रेडियंट्स टू एडजस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस डायनेमिकली। तो लॉजिक यही है कि जो प्रीवियस ग्रेडियंट्स निकले हैं और लर्निंग रेट है, इनको मुझे एडजस्ट करना है। डायनामिकली करो, मैनुअली मत करो। डायनामिकली हो जाए तो अच्छी बात है, वही अपना फॉर्मूला कुछ निकाल के दिए हैं, वो देखेंगे। ठीक है, बता तो चुका हूँ, फिर से एक बार देखेंगे। तो मोमेंटम हेल्प करेगा मेंटेन द मोमेंटम इन द ऑप्टिमाइजेशन ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेजेक्टरी बन रही है, जैसी भी बन रही है, उस डायरेक्शन में आपको आगे अप्रोच करने में मोमेंटम मदद करेगा। और जो अडाप्टिव लर्निंग रेट है, यानी कि लर्निंग रेट स्थिर नहीं रखने का, जैसे अल्फा आपने 0.01 लिया तो स्थिर नहीं रखने का, उन्होंने कहा इसको भी अडॉप्टिव करो और इसको चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, यानी लर्निंग रेट को डिवाइड करो ग्रेडियंट से जो निकले हैं पुराने। ठीक है, उनका स्क्वायर करके सम करके पूरे का रूट निकाल दो, अल्फा को उससे डिवाइड करो, ये काम करो तो वो डायनामिक हो जाएगा। यही ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो है आपकी हो जाएगी। तो आगे वाले जो ऑप्टिमाइजर हैं उनमें यही काम कर रखा है। ठीक है, तो एम्पेरिकल एविडेंस की बात करें कि भाई क्यों ग्रेडियंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई हमने एडम, आरएमएस प्रॉप, मोमेंटम, ये अपनी अल्गोरिदम्स आई हैं, इन्होंने प्रूव करी ये बातें इनके रिसर्च पेपर में। ठीक है, अब एडम भी कोई नई नहीं है, 2015, मतलब अभी तो आप 9-10 साल निकल चुके हैं, कोई नया कोई भी अल्गोरिदम ऐसी नहीं है। तो अभी जो करंट रिसर्च है, आपको जो भी मैं प्रोजेक्ट करवा दूंगा उसमें वो कोशिश करते हैं आर्किटेक्चर नया बनाने के लिए, रेसिडुअल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, लॉस फंक्शन बदलते हैं ऑप्टिमाइजर में वो। ठीक है, ये लगाते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम लगाते हैं, या एडम लगाते हैं, या एडम डब्ल्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यही अभी ऑप्टिमाइजर है, इनका इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने कई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे हैं ये एनालाइज करने के लिए कि मोमेंटम, अडॉप्टिव लर्निंग रेट, इनसे क्या असर पड़ रहा है, क्या हम अपने जो मिनिमा है वहां तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, कितने समय में पहुंच पा रहे हैं। तो हमने देखा है कि आपको आंसर मिले हैं वेरियस ऑप्टिमाइजेशन सिनेरियोज में, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं और उन्होंने प्रूव करी ये बात कि हम कन्वर्ज कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी भी थी और एफिशिएंसी भी मिल रही थी अपन को। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक, ऑल राइट, तो जो है मैंने यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स को भी आपके लिए इंक्लूड कर दिया। तो भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका कल ये नोट्स में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और आप ये ध्यान दिया होगा आपने कि ये आपका मोमेंटम का फॉर्मूला था। ठीक, वी टी इक्वल टू बीटा, वी टी -1 + 1 - बीटा इंटू थीटा, यही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यही मोमेंटम है, जहां पर ये ट्रेंड को दर्शा रहा है। और ये आपकी अपडेट है, यानी करंट ऑब्जर्वेशन है आपका, और ये नया ऑब्जर्वेशन निकल के सामने आ जाएगा वी टी। ठीक है, तो हमने शुरू करा कि एक काम करो कि अभी मोमेंटम जीरो ले लो, टाइम स्टेप टी इक्वल टू जीरो ले लो। ठीक है, ऐसा करके चलो, और V1 जो आएगा वो ये आएगा, फिर V2 भी इसी के करस्पॉन्डिंग निकालो, फिर V3 निकालो। ठीक है, इस तरीके से आप VT तक निकाल लो, दिस इज द VT, ये VT आ जाएगा। ठीक है, ये आपको VT मिल गया। VT मिलने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इसको समीशन के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो 1 माइनस बीटा बाहर रहा, समीशन ये हो जाएगा बीटा की पावर T - I थीटा आई। ठीक है, ये भी कल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ये आपका जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, और ये वैल्यूज क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, बीटा, बीटा स्क्वायर,
वगैरह वगैरह, ये भी आपने कल की लेक्चर में क्लियर हो चुका है, कल की रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि वी कैन सी द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन थीटा हैज अ वेट 1। तो आप ये देख लीजिए मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन, तो जो बिल्कुल नया वाला ऑब्जर्वेशन है वो ये है। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा पुराना वाला ये है, उससे थोड़ा सा पुराना वाला ये है, एंड सो ऑन। ये सबसे पुराने वाला ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है जो निकाला। जब मैं इनिशियल पॉइंट पर था तब का ऑब्जर्वेशन है ये। फिर ये उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट का ऑब्जर्वेशन है, फिर ये उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट का ऑब्जर्वेशन है। तो आप जानते हो कि बीटा की वैल्यू 0.9 यदि अज्यूम करके चल रहे हो, ठीक है, और आपने अभी 100 तक काम कर लिया, 100 पॉइंट्स तक आ गए हो आप, ठीक है, तो आप बीटा की पावर कर दो। ठीक है, तो जो भी है आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डेसिमल में है ये। ठीक है, दिस इज इन डेसिमल, तो जैसा भी है आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी इसकी। और ये जो है आपका रिसेंट वाले का, दिस इज 1। ठीक है, दिस इज 1, ये वाला थीटा टी, एंड इसके आगे 1 है, फिर ये बीटा है उसके जस्ट पुराने वाला टाइम स्टेप। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? क्योंकि यहां से अपन ने शुरू करी थी कहानी, बीटा की पावर T-1, ये देखो आप। ठीक है, यहाँ आप ये कहेंगे ऑल राइट, ये थीटा टी बीटा थीटा T-1 एंड सो ऑन, यहाँ से बात चल रही है। ओके, तो आपको कल मैंने बताया था i इक्वल टू 0 to t है ना। यदि i की वैल्यू 0 रखते हो तो यू आर गेटिंग, i की यदि वैल्यू जो है 0 रखते हो तो आपको मिलेगा बीटा की पावर टी। वैसे 0 तो रखना उचित नहीं है, ठीक है, फिर भी चलो 0 रखा तो बीटा की पावर टी थीटा नॉट, ये आपको आया। ठीक है, बीटा की पावर टी थीटा नॉट, एंड देन आई की वैल्यू यदि 1 रखते हो तो यू आर गेटिंग बीटा की पावर T-1 थीटा 1, ये आया। तो थीटा नॉट थीटा 1 आप ये देखें क्या है, ये रहा आपका थीटा 1। ठीक है, दिस इज योर थीटा 1, ये बता रहा है। तो ये अपन ने ऑलरेडी इसी को ध्यान में रखते हुए ही ये एक जनरल इक्वेशन बनाई है। दिस इज व्हाट अवर जनरलाइज्ड इक्वेशन इज। ठीक है, जहां पर ये पूरा आपने जो है कंसिडर किया। ओके, और हम ये कह रहे हैं, ठीक, कि इसने क्या बोला, रीसेंट वाला, द मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन थीटा हैज अ वेट ऑफ 1। ये रीसेंट ऑब्जर्वेशन, द मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन ये थीटा, इसके आगे आएगा 1, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थीटा 1 थीटा 2 ये पुराने ऑब्जर्वेशन है। ये मेरा थीटा टी, मैं अभी टी टाइम स्टैम्प तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, आप समझिए इस बात को, वो क्या कहना चाह रहा है। आप पहले थीटा 1 ये इस पॉइंट पर थे, फिर थीटा 2 ग्रेडेंट इस पॉइंट पर निकला, फिर थीटा 3 इस ग्रेड, तो आप ये करते करते टी टाइम स्टैम्प पर पहुंच चुके हो। तो ये मेरा रिसेंट ऑब्जर्वेशन है, और ये मेरे पुराने ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इसके इसके आगे क्योंकि बीटा नहीं है तो 1 ही होगा, जब कुछ नहीं है तो 1 होगा, सीधी सी बात है। तो उसने इस लाइन में कहा, मेंशन करा कि दैट थीटा के आगे वेट 1 है। ठीक है, एंड द सेकंड लास्ट उसके आगे बीटा है, फिर थर्ड लास्ट के आगे बीटा स्क्वायर है, फिर चौथे वाले के आगे होगा बीटा क्यूब, पांचवे वाले के आगे होगा बीटा की पावर 4। इस तरीके से चलेगा, और बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जो कि आप कह रहे हो 0.1 लेकर 0.9 लेकर चलेंगे अपन। और जैसे जैसे ये मल्टीप्लीकेशन होगा बीटा की पावर के, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, तभी तो उसका नाम ये रखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये भी समझ में नहीं आता एक्सपोनेंशियल कहाँ क्या बोला। आप देखो ना बीटा की, ये क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब उनका ऐसे चल रहा है कि आपका जो सबसे रिसेंट वाला है उसमें बीटा की पावर 0 थीटा टी, अगला वाला मतलब जो इसके एक कदम पीछे गया है वो होगा बीटा की पावर 1 थीटा T-1, उसके जो पिछला गया है वो होगा थीटा T-2 बीटा स्क्वायर, एंड सो ऑन।
ऐसा होगा। तो ये बीटा की पावर 0, बीटा की पावर 1, बीटा की पावर 2, अप टू बीटा की पावर टी। तो ये एक्सपोनेंशियल ही तो है, ये मूवमेंट इनका ऐसे ही तो चल रहा है। ठीक है, तभी इसका नाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रख दिया उन्होंने। ठीक है, और इसने कहा फाइनली ये सब करने के बाद आपको वन माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो, ये वन माइनस बीटा जो है उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये। ठीक है, ये करने के बाद अब अब क्या है, इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ बीटा इज यूजुअली चूजिंग बिटवीन पॉइंट, ठीक है, 0.9 या 0.99 या 0.8 ऐसा करके चूज करते हैं वो, है ना। 0.9 जनरल है। ठीक है, और ये इस तरीके से जो है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, तो भी आपको कर्व मिल रहा है ना, एक्सपोनेंशियल है उस चक्कर में आपको कर्व मिल रहा है। तो यहाँ पर आके कन्वर्ट कर रहा है। मान लो 25 टाइम स्टेप हो गए, यहाँ पर मिनिमा मिल गया मेरे को, बात खत्म हुई। ठीक है, मैं ऊपर से चलना शुरू करा यहाँ पर, और 25 टाइम स्टेप के बाद मेरे को मिनिमा मिल गया, बात खत्म हुई। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कल मैंने बताया कि आप, ये एक फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ई, कल ही बताया मैंने। ये लिमिट का एक फॉर्मूला होता है। आपने 1 माइनस एक्स को बीटा कर दिया, तो यदि एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो बीटा 1 की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, ये कर दिया आपने। तो बोला कि ये भी 1 अपॉन ई के बराबर होता है ना, जब ये बराबर होगा तो यार चेंज करोगे तो वो भी 1 अपॉन ई के बराबर ही होगा। ठीक है, ये आपने बोल दिया, और फिर कुछ कलाकारी करी और बोल दिया कि यार ये तो, यदि टाइम स्टेप लेकर चल रहे हो तो बीटा की पावर टी इज इक्वल टू बीटा की पावर 1/1 माइनस बीटा, ऐसा करके आपने बोला, और टी को 1/1 माइनस बीटा कर दिया। ठीक है, तो भाई इसको लेकर भी थोड़ी और चर्चा मेरे को करना थी। ठीक है, देखिए क्या है, फॉर इंस्टेंस आप ये जानते हैं कि बीटा 0.9 के बराबर होता है ना, आपने लेट सपोज ये करके लिया, एंड दिस इंडिकेट्स कि टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 है, तभी जाकर वो आप कह रहे हो। सो द वेट डिकेस टू 1 अपॉन ई कंपेयर्ड टू द वेट ऑफ द करंट ऑब्जर्वेशन। इन अनदर वर्ड्स, द एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज मोस्टली डिपेंड्स ऑन द लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन। आखिरी के जो 10 ऑब्जर्वेशन है उस पर डिपेंड करता है खास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल वेटेड एवरेज, आखिरी के 10। तो जो वेट डीके हो जाएगा वो 1 अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, वेट जो कम हो रहा है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो 1/9 के बराबर हो जाएंगे 10 टाइम स्टेम्प में, ये कहने की बात चल रही है। तो इसको जरा अपन समझना चाह रहे हैं कि सर टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा, ये अपने मूविंग एवरेज के कंटेक्स्ट में मतलब थोड़ा सा और समझाइए तो पता चलेगा। ठीक है, तो क्या है कि ये टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द विंडो साइज और द स्पैम ऑफ ईएमए, है ना। यही दर्शा रहा है, विंडो साइज दर्शा रहा है ये। आप ये जो फ्रेमिंग करी ना इस भाई ने यहाँ, ये फ्रेम यही दर्शा रही थी, जो ये कहा गया कि आप 2 टाइम स्टेम्प चल रहे हो तो आपका बीटा कितना 0.5 है, तो 2 टाइम स्टेम्प का आप देकर चल रहे हो, यानी 2 को प्रायोरिटी दे रहे हो। जस्ट रिसेंटली 2 मेरे टाइम स्टेम्प हुए, उनको प्रायोरिटी दे रहे हो। यदि आप 2.5 टाइम स्टेम्प की बात कर रहे हो तो 6.6, तो हम कहते हैं कि प्रीवियस 10 टाइम स्टेम्प जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं हम। 0.9 होती है बीटा की वैल्यू वहां पर, और 0.9 ही लेते हो तुम इन जनरल, यू टेक दिस ओनली। तो यदि बीटा की वैल्यू 0.9 है तो ये बताइए कितने टाइम स्टेम्प एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हमारे लिए इफेक्टिव रहेंगे। तो वो अभी आपके सामने फॉर्मूला है तो पता चल गया कि सर 10 टाइम स्टेम्प पुराने वाले जो है ना वो हमारे जस्ट अभी पुराने बोले तो अभी अभी जो रिसेंटली 10 हुए वो हमारे काम के हैं 0.9 से। ये तो ये फॉर्मूला देखकर आपने बता दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पर इलाबोरेट कर रहा हूँ। देखिए क्या है, ईएमए इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, ये ऐसे ईएमए निकलता है बीटा इंटू ईएमए पुराना वाला प्लस 1 माइनस बीटा इंटू, इस तरीके से ईएमए निकलता है। ठीक है, तो भाई ये करंट टाइम स्टेम पर होता है, ये प्रीवियस ईएमए है, और ये आपका करंट ऑब्जर्वेशन है किसी एक टाइम पर, और बीटा आपका स्मूथनिंग फैक्टर है। ठीक है, इस जो कि 0 से 1 के बीच में है। तो द पैरामीटर बीटा डिटरमाइंस हाउ मच वेट रिसेंटली ऑब्जर्वेशन है, ये बताता है कि कितना वेट
हाउ मच वेट रिसेंट ऑब्जर्वेशन हैव, कितना वेट है रिसेंट ऑब्जर्वेशन का. अ हायर बीटा मीन्स द रिसेंट ऑब्जर्वेशन हैव मोर वेट एंड द ओल्डर ऑब्जर्वेशन मीन्स लेस वेट. ये बताता है. तो इफेक्टिव विंडो साइज कैसे निकालोगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इफेक्टिव विंडो साइज? इफेक्टिव विंडो साइज ये बोलती है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ईएमए. ठीक है, जिनका असर पड़ता है मूविंग एवरेज पर, उतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिनका ईएमए पर असर पड़ता है. सो ईएमए इंक्लूड्स ऑल द पास, ये तो सारे ही लेता है, कंसिडर तो सारे करता है. ओके लेकिन जो ज्यादा पुराने हो जाते हैं उनका इंपैक्ट होना कम हो जाता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ये तो, सीधी सी बात है. आप ये खुद ही देखो ना, ये कलाकारी क्या थी, ये इसका मतलब क्या था, ये इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला भी बोल रहा है ना. ठीक है, जो पुराने हो गए, ठीक है, ये सबसे पुराना है क्योंकि पहला यही निकाला था. ठीक है, और ये सबसे नया वाला. ठीक है, तो ये ले लो, 1 2 3 4, यहां से 10 और ले लो, उनका इंपैक्ट ज्यादा, और जो सबसे पुराना वाला उसका इंपैक्ट कम है. यही कह रहा है, जैसे अपन आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, वैसे प्रीवियस वाले जो है ना एक्सपोनेंशियली उनका इम्पैक्ट कम होता चला जाता है. और हमको जो है वो रिसेंट 10 या जो भी आप कहें उतने लेना है. ठीक है, ताकि जो है हम उनका यूज कर सकें. ठीक है, अपने एनालिसिस के अंदर. ठीक है, क्योंकि उनसे इंफॉर्मेशन, रीसेंट वालों से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी और अच्छी मिलेगी बजाय पुराने वालों के. ठीक है, यही कहना चाह रहा है वो. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड वाई टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा, इट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव विंडो साइज कंसिडरिंग द वेट वेटिंग फैक्टर बीटा की पावर के फॉर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम के टाइम स्टेप्स. ठीक है, बीटा की पावर के, दैट मीन्स के टाइम स्टेप्स. के टाइम स्टेप्स ये तो होता है, क्लियर सी बात है. तो आपने यदि बीटा को 0.9 लिया तो कितने टाइम स्टेप जो है मेरे को लगेंगे? यदि आप ये कह रहे हो द वेटिंग फैक्टर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन के टाइम स्टेप्स गो इज बीटा की पावर के. सो एज द के इंक्रीज, बीटा की पावर के डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है. यदि के बढ़ेगा तो बीटा की पावर के घटेगा, क्योंकि बीटा क्या है, बीटा 0 से 1 के बीच में, वो 0.9 है. और यदि आपने इसको टू द 1 करा तो ठीक है, टू द पावर 2 करा, टू द पावर 3 करा, तो भाई ये वैल्यू घटती चली जाएगी क्योंकि वो पॉइंट में है. तो 0.9 का स्क्वायर क्या होता है, 0.81, हो गई ना कम. फिर 0.81 में 0.9 और मल्टीप्लाई कर दो तो 0.7 करके कुछ आ जाएगा वो, और मल्टीप्लाई कर दो तो ऑब्वियस सी बात है ये घटती चली जा रही है. सो द रेट एट विच द वेट डिकेस इज डिटरमाइंड बाय बीटा. ठीक है, तो द डेविएशन ऑफ इफेक्ट विंडो साइज, इफेक्टिव विंडो साइज, यानी कि द आइडिया बिहाइंड टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हाउ क्विकली द वेट डिमिनिश, कितने जल्दी वेट घट रहे हैं, और घटना यानी 1/e के बराबर होना. To understand the influence of past observation, we'll look at the point where the weight decayed to 0.368. यानी वेट अभी आपका 1 था, तो ऐसे कितने टाइम स्टेम्प के बाद वेट इस रेट से घट गया. यानी 1 - 0.368 बोले तो कितना होता है भैया, 1 - 0.368 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.642. इतना मुझे लग रहा है 0.32 हो जाएगा, 0.632. ठीक है, तो अभी आपका वेट इतना था, कुछ टाइम स्टेम्प के बाद आपका वेट इतना हो गया, घट के डीके हो गया ना, वेट डीके हो गया, तो इतना इतना कम हो गया, 1/e इतना कम हो गया. तो कितने टाइम स्टेप में इतना हुआ, दैट इज द क्वेश्चन. हाउ मच टाइम स्टेप इट टुक टू रिड्यूस द वेट बाय 1/e. ठीक है, तो भाई हमने कहा द वेट फॉर एन ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन ले लो, लेट अस सपोज बीटा की पावर के, लेट अस सपोज दैट दैट्स एन ऑब्जर्वेशन, सो बीटा की पावर ए इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1/e. ऐसा करके चलो फॉर सॉल्विंग के. ठीक है, मतलब मेरे को बताना है कि भाई कितने, मुझे के की वैल्यू निकालना है कि कितने पर ये 1/e टाइम्स घट गया. दैट्स व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट. सो बीटा की पावर के इज इक्वल टू 1/e. मेरे को पता लगाना है कितने पर ही घट गया.
ठीक है, तो मेरे को के के लिए सॉल्व करना है, के के लिए सॉल्व करना है, तो एक काम करो, ये हो गया। अब एक लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो यदि मैं लेता हूं लॉग ऑफ बीटा की पावर के इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/e। अब ये आप जानते ही हो कि ये क्योंकि उसमें है ये, ठीक है, डिनोमिनेटर में ई है, और इसको करोगे ना, तो ये लॉग ऑफ बीटा की पावर के आगे ले आओ, तो के लॉग बीटा इज इक्वल टू, ये भी लॉग टू द बेस ई है, तो यहाँ -1 बचेगा, है ना, सीधी सी बात है। ऑलराइट, -1 बचेगा। और अब एक काम करो, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू -1/log बीटा, ये आएगा के इक्वल टू -1/log बीटा। ठीक है, एंड और ये जो log बीटा है ना, फॉर स्मॉल वैल्यूज, यदि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ log बीटा दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा -1। ये जो log बीटा है ना, छोटी वैल्यूज के लिए बीटा -1 के बराबर होता है, तो k इक्वल टू -1/बीटा-1, और इसको यदि पलट दोगे तो ये 1/1 माइनस बीटा हो जाएगा। तो कल तो मैंने आपको डेरिवेशन नहीं, सीधा फॉर्मूला, और मैंने बोला कि यार क्या मैथ्स लगी है, क्या लगा है, ये कोई समझा दे, और ढूंढ लो तुमको यदि लगे तो कहीं भी पूरे यूट्यूब में और किसी के भी पास कि मिल जाए सोल्यूशन, आंसर, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा कि ये आया कैसे। ठीक, तो पूरी अप्रोच डिफाइन करिए, सिर्फ ऑप्टिमाइजर मैं चाहता तो डिफाइन करके बात खत्म भी कर सकता था। ठीक है, मुझे मैथ्स पढ़ानी है, मैथ्स समझानी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको ये पता तो लगे कि क्यों और किस लिए हो रहा है, वाई वाला आंसर हमें चाहिए। डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली प्रूव हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आगे आप एप्लीकेशन पढ़ते हो, है ना। अभी मैंने योलो 9 बताया कि योलो 9 वाले जो रिसर्चर हैं वो कह रहे हैं कि हमको आर्किटेक्चर चेंज करना है, हमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होने को चाहिए। तो क्या दिमाग में आ गया उनके कि इंफॉर्मेशन लॉस पर वो चले गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो क्या होता है, इंफॉर्मेशन लॉस होती तो ग्रेडेंट रिलायबल नहीं मिलते मेरे को यदि ग्रेडेंट रिलायबल मिलेंगे तो मैं वेट अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा, और वेट अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा तो मैं कन्वर्ज कर जाऊंगा प्रॉपरली, ये मेरा गोल है मेरे को। तो तुम चाहे कोई भी एलएलएम पढ़ लो, चाहे सिंपल न्यूरल नेटवर्क पढ़ लो, ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर विजन पे चले जाओ, सबका उद्देश्य यही है कि आर्किटेक्चर, मैंने क्या बोला, रिसर्च क्या बोलती है, आर्किटेक्चरल चेंजेस ऐसे जो कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाए। क्योंकि तुम आर्किटेक्चर में ये तो बात है कि आप अतिरिक्त अतिरिक्त जो है लेयर इंट्रोड्यूस करोगे, लेकिन ऐसे करो इंट्रोड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी मिले। यही रिसर्च है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कम करने का। भले तुम आर्किटेक्चर में बदलो, एफिशिएंट, नाम क्या दिया उन्होंने, बहुत बड़े वाले हैं ये, नाम भी ऐसे देते हैं, जनरलाइज्ड एफिशिएंट लेयर्ड आर्किटेक्चर नेटवर्क, ऐसे नाम देते हैं ये। ठीक है, अपनी रिसर्च के अंदर कि वो देखो हमने ऐसा कर रखा है, और पूरा खेल होता है ये कि लेयर में ये कैसे आप रेसिडुअल कंपोनेंट जोड़ते हो, कैसे और कंपोनेंट जो कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स है वो आप कैसे और जोड़ते हो, उसका खेल रहता है। और इंटरनली ये जो मैथ्स है ना वो चल रही है, जो आपको मैंने बताई समझाई पूरी, ये चल रही है कि ग्रेडेंट बड़े इफेक्टिव निकल रहे हैं, तभी तो प्रॉपर डिटेक्शन होगा। आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे बोल दिया कि वो उसने सही पता कर लिया और एक्यूरेसी अच्छी दे दी, भाई यही तो आर्किटेक्चर में जब ग्रेडियंट अच्छे निकल गए, यानी लॉसेस कम हो गए, और लॉस कम हो गए यानी वो ट्रेन अच्छा हो गया, और ट्रेन अच्छा हो गया उसने पकड़ लिया। ठीक है, दैट इज व्हाट द मैथ्स, दैट इज व्हाट द रिसर्च, और हमको रिसर्च की डायरेक्शन में, लेकिन भाई एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने प्रोजेक्ट समझाया आपको, प्रोजेक्ट करवाए, आज ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बता रहा हूँ कि ये सीन है पीछे चल रहा है। तो यहाँ बीटा जो है आपको, और के है ना, जो के ले लो, टी ले लो, जो भी लेना, इनके बीच में रिलेशन ऐसा निकला, रिलेशनशिप टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा करके रिलेशनशिप निकला। और यदि बीटा की वैल्यू 0.9 होती तो उसने कहा भैया टी इक्वल टू 10 टाइम स्टेम्प के अंदर आप मान के चलो कि वेट डी के इतना हो जाएगा।
ये आप मान के चलो, बाकी आप देख लो बीटा की वैल्यू कितनी क्या लोगे। और हम लेते भी हैं मोमेंटम में बीटा कोएफिशिएंट, अपन लेते तो हैं। आप यदि लिखोगे ना स्टोकेस्टिक एसजीडी विद मोमेंटम, तो उसमें आपको देना पड़ेगा बीटा इक्वल टू 0.9, कंसिडर करके चलोगे। अभी और बात है इसमें, इसने कहा बायस करेक्शन। अब ये क्या लफड़ा है भाई? तो मैटर ये है, यस सर प्लीज शो द विंडो साइज मीनिंग द नोट्स। हाँ हाँ, मैं आपको ये नोट्स के अंदर जो है प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, और ये आपका विंडो साइज ऊपर बना भी रखा है उसने, देख लीजिए ये रहे विंडो साइज। उसने कहा है कि यदि मैं 2 टाइम्स टेम्प पर चल रहा हूँ, मतलब सीधी सी बात है बीटा 0.5 है, 2 टाइम्स टेम्प की बात हो रही है, एंड सो ऑन। यहां पर आपको दिया है ये है कि 0.9 यदि बीटा की वैल्यू है तो 10 टाइम्स टेम्प पर 1/E हो जाएगा। सीधी सी बात है, इतना वेट डीके हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 यदि 0.99 ले लेते हो बीटा की वैल्यू, तो 100 टाइम्स स्टेम्स जो है वो आपको लग रहे हैं। 100 टाइम्स स्टेप्स लेकर चल रहे हो, इन जनरल अपन ये लेते हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू 0.9, तो 10 की फ्रेम है। ठीक है, ईएमए 10 जो है उनको कंसिडर करके चलेगा। प्रीवियस जो 10 गए, जस्ट लेटेस्ट में लेटेस्ट वाले जो 10 गए हैं उनको ज्यादा वेटेज देकर चलेगा वो। बाकी तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पुराने वाले धीरे 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 उनका इंपॉर्टेंस खत्म होता चला जाएगा। ये ईएमए का काम, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काम है। तो यहाँ 10 जो रिसेंट 10 है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये कहा गया, ये कहा गया। और बाकी अपन ये बीटा की वैल्यू तो इनमें से यहां से लेकर यहां तक कुछ भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड 0.9 है, 0.99 भी लेते हैं, ये भी चलेगा। बाकी कुछ और भी ले रखा है उन्होंने, 0.95, 0.96, 0.97 ये ले रखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो नोट्स में मैं आपको दूंगा, ये एक्सप्लेनेशन आपके पास पूरा रहेगा। तो बायस करेक्शन की भी बात कही, उसने कहा कि देर इज अ कॉमन प्रॉब्लम विद ईएमए। अब क्या है भैया, हम तो यार ये दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईएमए लगा रहे हैं, तो इन्हें में भी ये प्रॉब्लम निकाल के दे रहे हो। क्या प्रॉब्लम निकाल के दे रहे हो? ये कह रहा है इट कैन नॉट अप्रोक्सीमेट वेल द फर्स्ट सीरीज वैल्यूज। तो भैया क्या है कि ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशन या एवरेज कर रहे हैं, तो इनिशियल जो वैल्यूज आती हैं वहां तो फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि वो तो कोई अप्रोक्सीमेट होती नहीं। आपने कहा कि कम से कम 10 वैल्यू तो हो, तो जाके मेरे को एक सही हिसाब मिलेगा। तो जैसे आपने किसी पॉइंट पे शुरू करा, वहां से आपने ईएमए, मतलब अब मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो यहां पर ईएमए इफेक्टिव थोड़ी ना होगा जब तक मेरे पास कुछ नंबर ऑफ अच्छे इटरेशंस आ नहीं जाते। मतलब मैं कम से कम 30, 40, 50, 100 तक ढंग से ना चल जाऊं, तब तक इतना इम्पैक्ट नहीं है ईएमए का। क्योंकि इनिशियल इटरेशंस पर ये जो है वो अप्रोक्सीमेट नहीं, वी कैन नॉट अप्रोक्सीमेट, तब नहीं कर पाता। इट ऑकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा। देखो इनिशियली तो कुछ है नहीं आपके पास, इनिशियली तो एक पहला ग्रेडेंट ही निकाल के बैठे हो यहाँ पर, फिर ये दूसरा ग्रेडेंट निकाल के बैठे हो। ठीक है, आप जब किसी लक्ष्य को उसको हासिल करने के लिए आप डेली एफर्ट करते हो, तो शुरुआती दिनों में तो प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, काफी कुछ मेहनत करना पड़ती है, इधर उधर आपको जो है जानकारी इकट्ठा करना पड़ती है। तो शुरुआत में तो यही होगा ना, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने कलेक्ट करना शुरू करा। बाद में जब मेरे अच्छे नंबर ऑफ इटरेशंस हो गए, तब जाके मेरे पास हेल्दी इंफॉर्मेशन हो गई है। और उनमें आखिरी के 10 जो अभी रिसेंट में आए हैं, तो उनको कंसिडर करके मेरा ईएमए अच्छा निकलेगा, मेरे को करस्पॉन्डिंग बेटर इंफॉर्मेशन होगी कि आगे अब मेरे को कौन सी दिशा में जाना है, क्या करना है। ठीक है, दैट आई कैन हैव। तो इनिशियल तो नहीं होता, तो इन्होंने बोला ये देखिए, देखो डायग्राम भी बना के दिया उसने। द गोल इज टू अप्रोक्सीमेट it with the exponential weighted average. However, if we use the normal formula, then the first several values will put a large weight on the v naught, which is 0, whereas most of the points on the scatter plot are about 20. As a consequence, a sequence of first weighted average will be too low to precisely approximate the original sequence. ठीक है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस क्या होगा, कैसे होगा? ऑल राइट, तो उसके लिए जो है आपको हाल फिलहाल में सोल्यूशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। ठीक है,
तो अ सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट वेटेड एवरेज विल बी टू लो टू प्रिसाइसली अप्रोक्सीमेट द ओरिजिनल सीक्वेंस। ठीक है, वाई? बिकॉज द नॉर्मल जो भी आपका फॉर्मूला है अभी, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या है आपका, यही है। ठीक है, v डैश इज इक्वल टू बीटा वी प्लस 1 - बीटा इंटू थीटा टी। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। तो आप इनिशियल वैल्यूज यदि रखते हो यहाँ पर, तो आपको अप्रोक्सीमेशन जो चाहिए वो सीक्वेंस या जो सीरीज की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो इनिशियल वैल्यूज वो अभी ठीक नहीं है। ठीक है, दैट्स नॉट द प्रॉपर वैल्यूज, तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, द गोल इज टू अप्रोक्सीमेट इट विद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए अपन लगाते ही इसलिए हैं कि जो हमारा प्रिडिक्शन है वो ईएमए के ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। तो अभी क्योंकि इनिशियल पॉइंट्स हैं, अभी ग्रेडियंट निकालना शुरू करे ही हैं, तो तुम्हें एक अच्छा मतलब एक प्रिडिक्शन, एक ट्रेंड आपको मिल जाए, ये तो नहीं है। आप कभी भी जैसे टाइम सीरीज का भी प्रॉब्लम करते हो, तो आप ये थोड़ी ना कहते हो कि सर 1 महीने के डेटा से ही हम बता देंगे कि अगला क्या होने वाला। अरे नहीं भाई, आप तो ईयरली डेटा लेते हो यार, आप ईयर्स का डेटा लेते हो पूरा, कि 2010 में पूरा डेट वाइज से लेकर 2024 तक का 12-13 साल का डेटा लेते हो, तब जाके कोई प्रिडिक्शन बता पाते हो। लेते ही हो, है ना, पता ही है आपको। अब आप यदि कहो तो यदि मेरे से बोला जाए कि नहीं सर आप तो 2024 का ही डेटा ले लो सिर्फ 1 महीने का, और बता दो 25 और 26 में क्या होने वाला है, तो यार ये तो लो डेटा में अभी कहां से बता दूंगा। मेरे को हेल्दी अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए ना ट्रेंड या पैटर्न बनाने के लिए, तो तभी क्लियर होगा ना बात। तो ईएमए भी तो ये करता है, वही तो ट्रेंड है, एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है ना। तो इनिशियल पॉइंटों से तो ये, है ना, वहां सही ट्रेंड पता करना वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन देने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वन ऑफ द नेव सोल्यूशन इज टू टेक अ वैल्यू ऑफ वी नॉट बीइंग क्लोज टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये कह रहा है वी नॉट को जीरो मत मानो यार तुम। ठीक है, तुम इनिशियल वाले को तुम जीरो लेकर चल रहे हो, तो उससे उसकी जगह तुम एक काम करो, कुछ उसे कुछ वैल्यू मान लो जो कि थीटा 1 के लगभग बराबर हो, मतलब थोड़ी सी नियर बाय थीटा 1 के बराबर हो। ठीक है, तो भाई हमने हमने जो है आगे वो नेस्ट्रो पढ़ा तो था। हमने कहा था ना लुक अहेड कॉन्सेप्ट पे काम करो। लुक अहेड यही तो था, मुझे वही लग रहा है। ये कह रहा है ना कि कुछ वैल्यू मान के चलो, तो कुछ यानी क्या मान के चलो, कुछ यानी क्या मान के चलो। तो ये कह रहा है भाई उसको जीरो मत मानो, V0 को कुछ मान के चलो, बीइंग क्लोज टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थीटा 1 के बराबर उसको, या उससे क्लोज मान के चलो, लेकिन कुछ तो ले लो भाई, जीरो ना हो, बस मिनिमम वैल्यू भी चलेगी कुछ। So through this approach will work on some situation. Still, it is not perfect, especially in case when the given sequence is volatile. Volatile and उड़ने वाले। अब भाई वो तो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा पैटर्न कैसा है, तुम्हारा वो जो है वो फंक्शन कैसा है, और तुम्हारे डेटा पॉइंट्स कैसे हो, तो बहुत लफड़े हैं अंदर तो। ठीक है, आपका डेटा ही डिसाइड करेगा क्या स्थिति बनती है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा 2 डिफर्स टू मच फ्रॉम थीटा 1, वही बात है, वॉलेटिलिटी मतलब थीटा 1 और थीटा 2 डिफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं, तो वेल कैलकुलेटिंग द सेकंड V2 फ्लक्चुएट हो जाएगा वो, सीधी सी बात है। और मैं फ्लक्चुएशन ही तो नहीं चाह रहा हूँ, ये खेल, ये दिमाग, ये इतनी जो स्थिति हमारी बन रही है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लक्चुएशंस को ही नॉर्मलाइज करने के लिए तो बन रही है, कि भाई अच्छे से निकाल लो पैरामीटर। ठीक है, जो डब्ल्यू की वैल्यू है पैरामीटर अच्छे से निकाल लो भाई, वेट एडजस्टमेंट उसके लिए तो ग्रेडेंट पे निर्भर है, और ग्रेडेंट ही सही नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और हम कह रहे हैं वो ईएमए के माध्यम से निकालेंगे अपन ग्रेडेंट, बीटा की वैल्यू लेके चल रहे हैं, मोमेंटम भी है साथ में, लेकिन थीटा 2 थीटा 1 में चेंज आ गया, डिफरेंस ज्यादा आ गया, तो फिर फ्लक्चुएशन हो गया, फिर तो लफड़ी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करें फिर, ये बोला द वेटेड एवरेज विल नॉर्मली पुट मोर इंपॉर्टेंस ऑन द प्रीवियस ट्रेंड V1 देन द करंट ऑब्जर्वेशन, एज अ रिजल्ट अप्रोक्सीमेशन इज वेरी पुअर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करना लफड़ा हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, तो क्या करें, द मोस्ट फ्लेक्सिबल सोल्यूशन इज टेक्निक कॉल्ड एज बायस करेक्शन। ठीक है, तो कुछ बायस करेक्शन वाला लॉजिक लगा के चले हैं ये। इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ वी के, दे आर डिवाइडेड बाय 1 - बीटा की पावर के।
इससे डिवाइड करके चल रहा है। वन इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्यूटेड वैल्यू, है ना, वीके की वैल्यू जो निकाली है उसकी जगह ये कहा कि दे आर डिवाइडेड बाय 1 - बीटा की पावर के, अज्यूमिंग बीटा एज क्लोज टू 0.921, यानी 0.9 ही ले लो चलो। This expression tends to be close to zero for first iteration, where k is small. Instead of slowly accumulating the first several values, where v is 0 equal to 0, they are not divided by relatively small scaling values. यानी कैसे, जरा न्यूमेरिकली बताओ। न्यूमेरिकली बताओ। वो कह रहा है कि देखो, ऑब्जर्वेशंस ले लो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लो, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद बायस करेक्शन ले लो, ऐसा करके चलो। तो लेट अस सपोज अपन ने वी जीरो इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करा, तो अभी वी जीरो जीरो। यदि मैं जो अभी ये ऊपर वाला सोल्यूशन बताया गया ये अप्लाई नहीं करता हूं, तो ये देखने को मिलता है जो V1 आएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दैट। ये V1 आएगा, है ना, यही होता था, बीटा इंटू पुराना वाला V प्लस 1 - बीटा इंटू 20, यानी आपको थीटा 120 दिया तो 20, ये आ गया, ये 2 आ गया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने कहा नहीं, आपको ये लगाना है, V1 इक्वल टू 2, है ना, ये लगाना है, यानी इतना तो हो गया, दिस डिवाइडेड बाय 1 - बीटा की पावर के, ये भी करना है साथ में, ये होता है बायस करेक्शन। तो ये हो जाएगा 20, V1 की वैल्यू आएगी 20, ठीक है, दिस इज द बायस करेक्शन। यानी आप जो V आया है उसको 1 - बीटा की पावर के से डिवाइड करिए, ठीक है, ये तो बनेगा। यानी अभी आपका कौन सा वाला वैल्यू आई है, V1 आया ना, तो बीटा की के यानी फर्स्ट टाइम स्टेप, तो के की वैल्यू 1 होगी। फिर ये दूसरा V2 निकला। पहले क्या होता था, अपन इतने पे आके रुक जाते थे, बस बात खत्म हो, ठीक है। और अब क्या कर रहा है वो, कि ये देखो 4.2 आया ना, उसको डिवाइड करना है 1 - बीटा की पावर के, यानी सेकेंड टाइम स्टेप है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 22.11 आएगा। फिर ये तीसरा वाला निकला, इसको भी तुम 1 - बीटा की पावर 3 से डिवाइड करोगे, ये आया। तो देखो 20, 22.11, 20.96, 21.26, इस तरीके से सर्टेनली आई एम हैविंग गेटिंग द वैल्यूज। और आप यदि देखो ये यहां तक पहुंच गया, और इतना 23.26, ये 22.2, कुछ वैल्यूज मेरे को देखो आप कैसी आ रही है, यहाँ का ट्रेंड देखो और इसका ट्रेंड देखो, देखो क्या है, 20, 22.11, 20.96, 21.26, 22, 23, 23, 20 से 23 के बीच में घूम रही है भाई वैल्यू। इसको देखो, 2, 4.2, 5, 7, 14, 20, 22, देखो, आप समझ पा रहे हो कैसा ट्रेंड चल रहा है इसका, और इसका ट्रेंड देखो, रेगुलर है फिर भी, 20 से ये भाई 23 तक से 3 वैल्यू तक का इसने बीच में फ्लक्चुएट, और इसका देखो 2 से लेकर 22 तक पहुंच गया है, इसका ट्रेंड देखो, ठीक है। तो आप ये कंप्यूटेशन कर रहे हो, इन जनरल द स्केलिंग, ये स्केलिंग करी थी आपने, इज वेल एंड प्रिसाइसली अडॉप्ट द फर्स्ट टर्म्स, the k becomes larger, the denominator gradually approaches to 1, and thus gradually omitting the effect of scaling। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्केल लगा लोगे तो सर बहुत कुछ लफड़ा हो जाएगा, नहीं, जैसे जैसे ये k की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको नीचे ये 0.9 की पावर 30 क्या मिलेगा, ये तो बहुत बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होगी, और 1 माइनस नेग्लिजिबल वैल्यू करोगे तो ये वैसे ही जीरो के बराबर, ये नेग्लिजिबल वैल्यू, तो 1 - 0 इज 1, तो स्केलिंग फैक्टर का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट नो लॉन्गर नीडेड, दस द स्टार्टिंग फ्रॉम अ सर्टेन इटरेशन एंड एल्गोरिथम कैन रिलायबली लर्न कॉन्फिडेंस ऑन इट्स रीसेंट वैल्यूज बाय एडिशनल स्केलिंग, तो उसकी बेटर लर्निंग होगी, और यही आपको खास बताया गया। तो बायस करेक्शन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है टू फिक्स द प्रॉब्लम, टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेट इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ना इनएक्यूरेट है, देख ही लो, 2, 4.2, 5.6, 7, 14, वैल्यू ठीक कहां से आना शुरू हुई भाई मेरे, वैल्यू यहां से ठीक आना शुरू हुई, 20, 22, आप देखो ना यार, 2 से 22 तक पहुंच जाओगे क्या, तो भाई यहां से आना शुरू हुई, तो आपने बोला कि नहीं मैं शुरुआत से ही सही कर दूंगा, कैसे करोगे, स्केलिंग कर दो आप, और वो भी गजब, मतलब जो भी है रिसर्चर, उनके उनकी आप मैथ्स देखो आप,
मतलब इतना सोचना कि दैट मीन्स ऑब्वियसली कितनी उन्होंने कितना लेवल ऑफ रिसर्च करी। उन्होंने बोला कि स्केलिंग कर दो 1/1 - बीटा से। ठीक है, तो आप ये देखो, ट्रेंड देखो आप, 2022 2021 22 23 23, मतलब यहाँ तक 22 और 23 कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। आप तुम ये चलो चाहे ये चलो, लेकिन ये आपको यूनिफॉर्मिटी दे रही। तो शुरुआत की सही वैल्यू पकड़ ली अपन ने, बस यही चाहिए था, आगे तो कोई इंपैक्ट रहेगा नहीं स्केलिंग का, बात खत्म, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो बायस करेक्शन फ्लेक्सिबल होगा, आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। ठीक है, एंड आप इसको फॉलो करिए। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जो मेरे को इतना टाइम लगा आपको समझाने के लिए। It's one of the important topic because it is used in the optimizers. Every optimizer now, that means momentum हो गया, Nestro हो गया, एडा ग्रेड, अब मेरे को बताने के लिए कुछ बचे नहीं, बचा ही नहीं है, क्योंकि बस सीधे आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ईएमए का। तो उनका जो ऑप्टिमाइजर्स है उनके करस्पॉन्डिंग फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, उनके बीच में डिफरेंसेस बता दूंगा, उनका कोड बता दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर अवर डीप लर्निंग पार्ट। ओके, सो आपको ठीक लगा क्लास के अंदर? यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? यू लर्न समथिंग न्यू रिलेटेड टू द ईएमए? ओके, ठीक है देवेश, थैंक यू।